हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी 6th क्लास के चैप्टर 4 जिसमें पौधों की कहानी, चैप्टर का नाम है पौधों की कहानी के बारे में आज हम लोग अध्याय 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या है? पेड़ पौधों की पत्तियां या फिर फूल या फिर उसके टहनी या फिर कुछ भी उसका जो पार्ट है उसको हम लोग सुखा करके और फिर उसको संरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है उसको संरक्षित रखते हैं। उसी चीज़ को जो सूखा हुआ संरक्षित करके हम पत्ती को रखते हैं या फिर उसका पुष्प को जो रखते हैं उसी को हम लोग हार्बेरियम बोलते हैं। आगे देखते हैं विशेषताओं के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो पौधे 3 प्रकार के हैं मेनली, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो देखते हैं शाक किसे कहते हैं, झाड़ी क्या है और फिर वृक्ष क्या है। शाक हरे कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाता है। जैसे कि आप लोग कोई भी शाक देख सकते हैं, पालक हो गया या फिर जितने प्रकार के साग हैं आप देखते होंगे कि उसका तना भी कोमल होता है। पत्ते तो खैर कोमल होते ही हैं, उनका तना भी कोमल होता है। सामान्यतः छोटे होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। फिर शाखाएँ नहीं होती, शाखाएँ होती हैं बट जैसे आपका हो गया ये झाड़ी और वृक्ष के अपेक्षाकृत शाखाएँ भी कोमल होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है कि शाखाएँ नहीं होती। झाड़ी के बारे में देखते हैं। तना कठोर होता है, पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती। यहाँ पे कौन सा मेन तना है वो पता नहीं चलता है क्योंकि सब आपका एक ही मतलब ओरिजिन जो होता है सभी तना का, शाखा का एक ही जगह से होता है, इसलिए इसमें पता नहीं चलता कि मेन तना कौन है और फिर शाखा कौन है। तना अधिक मोटा नहीं होता है, देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन तना है और कौन शाखा है। जैसे आप लोग पुटुस जो झाड़ी होता है ना उसको देख लीजिए, पता नहीं चलेगा उसमें कि कौन सा मेन उसका ब्रांच है सो या फिर स्टेम है। अब देखते हैं वृक्ष तना कठोर, सुदृढ़ एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। आप लोग जैसे कि देखते हैं कि शाक तो सबसे छोटा होता है, ज़मीन से बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ा तो वो 1 फीट तक जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और फिर तना और ये आपका झाड़ी जो हो गया वो 5 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। और वृक्ष को आप देखते हैं कि जैसे लिप्टस पेड़ को देख लीजिए, जामुन देख लीजिए, बरगद देख लीजिए, कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है। तो वृक्ष का यही पहचान है। पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। और इसमें देखिएगा वृक्ष में कि वो जड़ मतलब तना एकदम जहाँ से निकलता है ज़मीन से ऊपर, वहीं से वो तना ये ब्रांच उसका जो शाखाएं हैं वो निकलना प्रारंभ नहीं होती, वो थोड़ा ऊपर जाके निकलना शुरू होती है। अब देखते हैं विसर्पी लता क्या होता है। क्रीपर, इसको इंग्लिश में क्रीपर बोलते हैं। वैसे पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं तथा सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। आप लोग घर में लगाते होंगे मनी प्लांट, उसका तना जो है कमज़ोर होता है, इसलिए वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि पेड़ पौधे और झाड़ी का इसका तो मतलब तना मजबूत होता है, इसलिए ये सीधा खड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो क्रीपर है उसके तने मोटे या फिर ये मजबूत नहीं होते हैं, जिसके कारण वो खड़ा नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है मनी प्लांट है। आरोही लता, क्लिम्बर, इसको क्लिम्बर इंग्लिश में बोलते हैं। वैसे पौधे जिनको बढ़ने या फिर चढ़ने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, ये शाक, झाड़ी व वृक्ष से भिन्न है। ये एक प्रकार का लता का ही प्रकार है
जिसमें आपको देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कद्दू। तो ये कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सब आपका, फिर अंगूर वगैरह ये सब आपका आ जाएगा लता में ही। तना पौधे का सबसे दृढ़ एवं कठोर भाग है, इसे स्तंभ भी कहते हैं। याद रखिएगा कि तना को स्तंभ भी कहते हैं। और ये कोई भी वृक्ष का कठोर और दृढ़ भाग है, सबसे मजबूत भाग जो है तना है, क्योंकि वो पूरे पार्ट को वो संभाल के रखता है, इसलिए वो सबसे मजबूत भाग है। पर्व संधि। अब हम लोग देखते हैं पत्ते के विभिन्न पार्ट के बारे में और वृक्ष के विभिन्न भाग के बारे में देखते हैं। तो पर्व संधि आप ज़्यादातर जहाँ से देखते होंगे ब्रांच या फिर पत्तियाँ वगैरह निकलती है, जैसे कि आप गन्ना में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि थोड़े थोड़े दूर पे यहाँ से पत्ता निकलता है, यहाँ पे गांठ टाइप में होता है, उसी को बोलते हैं संधि। और फिर आगे जाके फिर एक जगह फिर ऐसे होता है, यहाँ से पत्ती निकलती है या फिर ब्रांच वगैरह भी निकलता है। तो ये जहाँ ये एक गांठ और एक गांठ, ये जो बीच का स्थान है उसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड क्या है? तो दो निकटतम पर्व संधि के बीच के स्थान को पर्व या फिर इंटरनोड कहते हैं, इंग्लिश में इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, गन्ना हो गया, गन्ना और मक्का ये सब में आपको दूर से ही नज़र आएगा। दूब घास हो गया, बांस हो गया आदि में होते हैं। तना का कार्य क्या है? जल का संवहन करना, मतलब कि जो जड़ें पृथ्वी से, मिट्टी से खनिज लवण और ये जल का अवशोषण करते हैं, उस चीज़ को ऊपर डाली शाखाओं तक, फिर शाखाएं उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम तना का ही होता है। खनिज पदार्थों का संवहन, ये मिनरल मतलब खनिज पदार्थ और वाटर का अब्सॉर्प्शन करके पूरे पत्तियों तक का पहुंचाने का काम होता है। देखिए यहाँ पे पर्णधार उस एरिया को बोलते हैं जहाँ से पत्ती शाखा से अटैच होता है। यहाँ से जो अटैचमेंट होता है किसी भी शाखा से, इसी जहाँ पे अटैच होता है उसी को पर्णधार बोलते हैं। और पर्णवृत्त उसको बोलते हैं यहाँ से पत्ता स्टार्ट होता है और फिर यहाँ से पर्णवृत्त है जहाँ से पत्ता और शाखा अटैच है। तो उस पत्ता और ये जहाँ से पत्ता का डंठल जो है अटैच हुआ है उसके बीच के भाग को ही पर्णवृत्त कहते हैं। और सीरा देखिए आप, जो ये है बीच वाला जो है ये मिड मतलब मेन सिरा है, और ये फिर जो साइड में आपका डिवाइड हो जाता है वो उसको बोलते हैं सीरा। और ये पत्ता का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको शीर्ष बोलते हैं। और ये जो पूरा जो है ये शीर्ष फलक होता है, ये जो पूरा आपका पार्ट है वो पर्णफलक हो गया। तो आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पर्णधार, पत्ती का वह भाग जहाँ से या फिर जिसके द्वारा तना या शाखा से जुड़ी होती है, पर्णधार या फिर एक्सिल कहते हैं। पर्णवृत्त, पेटियोल, पर्णधार एवं पर्णफलक के बीच का डंठल नुमा भाग पर्णवृत्त पेटियोल कहते हैं। पर्णफलक, ब्लेड, पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। पूरा जो ये संरचना होता है ना, इसी को पर्णफलक या ब्लेड कहते हैं। मध्य सिरा, जो ये वाला भाग है आपका जो यहाँ से यहाँ जाता है सीधा, उसी को बोलते हैं मध्य सिरा। पत्ती पर्णफलक के मध्य में एक मोटी सिरा होती है, उसे मध्य सिरा या मिडरिफ कहते हैं। और सिरा
सीरा वेनेसन जो इसके ये मिड सीरा है, मेन सीरा ये है, उसके ब्रांच जितने भी ऐसे ऐसे पूरा विभाजित रहता है उसी को बोलते हैं मध्य ये सीरा विन्यास वेनेसन। पत्तियों या पर्ण फलक पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन या जाल को सीरा विन्यास या वेनेसन कहते हैं। सीरा विन्यास के प्रकार, 2 प्रकार के सीरा विन्यास पाए जाते हैं, जालिका रूपी सीरा विन्यास और समांतर सीरा विन्यास। तो जालिका रूपी सीरा विन्यास आपको देखने को मिलेगा ब्रिज में, ज़्यादातर ब्रिज में, जिसमें आपको इस टाइप का सीरा विन्यास मिलेगा। ये हो गया आपका पत्ता और ऐसे बीच में, और ये एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, मतलब जाल के मतलब जालीनुमा दिखेगा आपको। तो उसी को बोलते हैं जालिका रूपी सीरा विन्यास। और समांतर हो गया जो आपको घास के पत्तों में नज़र आएगा। जैसे घास का पत्ता पूरा ऐसे रहता है लंबा लंबा, मान लीजिए ऐसे है, तो सारा सीरा ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। इसमें ऐसे ऐसे नहीं होता है, इसमें सारा में ऐसे ही सीधा सीधा जैसे एक या उसी के पैरेलल सारे सीरा विन्यास होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जालिका रूपी सीरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेसन इसको बोलते हैं। सीरा विन्यास द्वारा मध्य सीरा के दोनों ओर बनाए गए जाल, सिराओं का जाल या फिर डिजाइन जालिका रूपी सीरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेसन कहलाता है। एग्जाम्पल आम, अमरूद की पत्तियां आदि, ये सब में आपको जितने भी वृक्ष हैं उसके पत्तियों में आपको जालिका रूपी सीरा विन्यास ही देखने को मिलेंगे। समांतर सीरा विन्यास, पैरेलल वेनेसन, सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस प्रकार के सीरा विन्यास को समांतर सीरा विन्यास या फिर पैरेलल वेनेसन कहते हैं। एग्जाम्पल घास, धान, गेहूँ आदि, इसमें सीधा सीधा होता है। जैसे आपका पत्ता है, जैसे कि ऐसे रहता है आपका धान का पत्ता, तो सब ऐसे ही ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। इसमें आपको ऐसे 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 जाली के टाइप में जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं वैसा नहीं मिलेगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है तो देखते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कोई भी पेड़ का पत्ता को आप प्लास्टिक से बांध दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस प्लास्टिक में आप मतलब जल की बूंदें आपको नज़र आने लगेगी 1-2 घंटा के बाद ही, धूप में अगर बांध देते हैं तो वही है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जलवाष्प पत्ती से निकलता है, तो वही संघनित होकर बूंद बूंद के रूप में आपको प्लास्टिक में नज़र आता है, तो वही आपको वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपायरेशन। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उनके शरीर में, उसको वो रिलीज कर देते हैं वायुमंडल में। भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं। आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके तथा वायुमंडल से CO2 लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल, हरा रंग का पदार्थ जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड, जिसको इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप देखिए कैसे रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लीजिए, फिर ये जल कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा वो अब्जॉर्ब करेगा और जल जो है और खनिज लवण वो जड़ के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करेगा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो मंड जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है,
तैयार करता है और साथ में ऑक्सीजन भी बनाता है। पत्ती का रंग नीला या फिर बैंगनी पड़ जाने का अर्थ है पत्ती में मंड स्टार्च का होना। कल भी ये चीज़ हम लोग डिस्कस करे थे कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ में नीला रंग या फिर बैंगनी रंग है या फिर दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि अगर आयोडीन उस पर डालते हैं तो बैंगनी या फिर नीला रंग नज़र आएगा, तो फिर ये समझ जाइए कि आप इसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। रंध्र, रंध्र क्या होता है देखते हैं। स्टोमाटा, इसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। पत्तियों के फलक या पर्णफलक में असंख्य रंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं का संचालन करते हैं। इन्हें रंध्र स्टोमाटा भी कहते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है जिसमें वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान होता है। ये रंध्र जो है पत्तियों में आपको सेम का जो दाना होता है ना उस टाइप का ऐसे होता है। और यही यहाँ पे जब ये फैलता है दिन में तो यहाँ पे आपका स्पेस बन जाता है, तो ये H2O का रिलीज़ करता है और फिर ये रात में सिकुड़ जाता है। तो ये जो पोर होता है यहाँ पे द्वार खुलता है वो बंद हो जाता है। जड़ देखते हैं हम। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है जड़ कहलाता है। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और छकड़ा जड़। मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं और छकड़ा जड़ को फाइब्रस रूट कहते हैं। जकड़ा जड़, फाइब्रस रूट। वैसे ये जड़ का वैसा प्रकार है जिसमें रेशेदार, इसकी जड़ें जो हैं रेशेदार होती हैं। वो मुख्य जड़ का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात मुख्य जड़ जैसी संरचनाएं नहीं होती। जैसे कि आप मक्का में देखेंगे, गेहूँ में देख लीजिए, धान में देख लीजिए, कतारी में देख लीजिए, ईख में देख लीजिए। आपका ये जो यहाँ से तना निकला और ये ऐसे निकला हुआ रहेगा पूरा एक बराबर। अभी बरसात का मौसम है, आप धान को उखाड़ कर भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। सब जड़ें एक जैसे नज़र आएंगी, कोई बड़ा छोटा मोटा पतला नहीं नज़र आएगा, सब एक ही टाइप में दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा मक्का, धान, गेहूँ इत्यादि। मूसला जड़, टैप रूट। जड़ों की वैसे प्रकार जिसमें मुख्य जड़ एवं छोटी पार्श्व जड़ें होती है। ये जड़ गहराई तक जाती है। ये जो आपका हो गया वृक्ष में चना हो गया, आम हो गया, सेम हो गया, मिर्च हो गया आदि, जितने भी आपको ये जो जालिका रूपी सिरा विन्यास मिलेगा उसमें आपको मूसला जड़ दिखने को मिलेगा। और जितने भी पैरेलल वेनेशन मतलब कि समांतर सिरा विन्यास वाले जो पत्ते होंगे उसके जड़ होंगे सो झकड़ा जड़ होंगे। ये ऊपर से देख के पहचानने का एक तरीका है और सही में होता है। ऐसा नहीं कि बस NCERT में लिख दिया गया है और वो होता नहीं है, सच में होता है उसमें। समांतर सिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ें रेशेदार अथवा झकड़ा जड़ें होती हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, जालिका सिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है। जड़ के कार्य पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है, इसलिए बोला जाता है कि जितने पेड़ पौधे होंगे मिट्टी का कटाव कम होगा। जड़ें भोजन का भी संचयन करती है, जैसे कि गाजर, शकरकंद, शलजम आदि। ये सब ये जड़ और फिर पुष्प और तना, ये 3 टॉपिक से NCERT से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और सीटेट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। जड़, पुष्प और तना ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो देख लीजिए जड़ में क्या क्या आता है, गाजर, शकरकंद, शलजम आदि। ये NCERT का ही उदाहरण है, ऐसा नहीं कि हम खुद से लिखे हैं, ये NCERT का ही उदाहरण है। पुष्प, फ्लावर, अब देखते हैं। गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी एक पुष्प नहीं बल्कि पुष्प गुच्छ है।
ये देख लीजिए, ये पुष्प नहीं, ये पुष्प गुच्छ है, मतलब इसको एकल पुष्प नहीं बोलेंगे, इसमें ढेर सारा फूलों का ये गुच्छा है। बाह्य दल सेपल्स, बाह्य दल हरे रंग के होते हैं और कली की अवस्था में पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं। ये जो आप रोज़ के पीछे, पंखुड़ी के पीछे जो ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का होता है उसी को बाह्य दल कहते हैं। सेपल्स हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। पंखुड़ी पेटल्स, पौधे का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। पुंकेसर एंड्रोसियम, पुष्प के भीतर धागे जैसे संरचना पुंकेसर कहलाता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला होता है, इसे परागकोश या एंथर कहते हैं, जिसमें परागकण या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं। परागकोश के नीचे का भाग तंतु या फिर फिलामेंट कहलाता है। जैसे कि आपको हम थोड़ा सा फिगर बना के दिखाते हैं। तो ये आपका मान लीजिए, ये आपका कोई भी फूल हो गया और ये आपका हो गया ग्रीन वाला पार्ट जिसको सेपल्स या फिर बाह्य दल कहते हैं। ये आपका हो गया इसका नीचे का भाग। तो यहाँ पे हो जाता है आपका फीमेल पार्ट और यहाँ से ऐसे निकलता है, या फिर किसी किसी में दोनों होता है तो उसमें निकलता है, और यहाँ पे ऐसे होता है। इसी को बोल रहा है ये एंथर या फिर परागकोश। इसमें जो होता है परागकण होता है, और ये आपका, और यहाँ पे होता है स्त्री केसर होता है। यहीं से इसका पराग को, जिसमें इसमें मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही मतलब फ्लावर में है। तो यहाँ से परागकोश का परागकण, ये परागकण यहाँ पे स्त्री केसर है, मतलब इसको ये स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे गिरेगा परागकण और फिर यहाँ से सीधे एंड्रोसियम तो ये हो गया आपका मतलब मेल पार्ट, और ये हो गया गैनोसियम मतलब अंडाशय यहाँ पे जाता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखते हैं, और ये आपका तंतु हो गया जो यहाँ पे फिलामेंट बोल रहा है। स्त्री केसर गैनोसियम, पुष्प के स्त्री मादा भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। ये जो भाग है ये जो भाग है आपका स्त्री केसर है। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है, बीच में होता है। ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अंडाशय, ये जो है गोल वाला पार्ट वो अंडाशय या फिर ओवरी बोलते हैं। वर्तिका ये जो आपका है फिलामेंट टाइप में, उसी को बोलते हैं वर्तिका। और ये फिर यहाँ पे जहाँ पे परागकण आता है उसी को बोलते हैं स्टिग्मा। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय से लगी डंठल वर्तिका कहलाता है, जो हम बोले ये वाला वर्तिका। और यहाँ जो परागकण जहाँ पे गिरता है उसको वर्तिका का अग्रभाग पर फूली हुई संरचना वर्तिकाग्र कहलाता है। ये जो आपका पार्ट है, ये जो मेल पार्ट है इसको बोलते हैं हम परागकोश। तो ये परागकोश और ये जो इसका फीमेल का जो वर्तिकाग्र है वो देखने में सेम लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मेल पार्ट है और कौन फीमेल पार्ट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार फिगर देख लीजिएगा आप एनसीईआरटी के बुक में। आज के लिए बस यहीं तक चैप्टर अब समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपको। धन्यवाद।